Hello and welcome all. This is CA Bhavesh Mittal and CA Manu Kashliwal presenting you the very important topic that is ISD versus क्रॉस चार्ज। जिस टॉपिक को लेके इंडस्ट्री में आज तक के बहुत ज्यादा डिलिबरेट कंफ्यूजन था कि आईएसडी ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, क्रॉस चार्ज ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है। और हाल ही में करीब 17 जुलाई को डिपार्टमेंट ने कुछ सर्कुलर्स इशू किए जिसपे उन्होंने अटेम्प्ट किया है कि वो काफी सारे सिनेरियोज को क्लेरिफाई करें। उसके बाद इस पे एक आर्टिकल भी काफी डिटेल्ड हमने लिखा था, उस पे भी हमने काफी कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करी थी। तो आज हम उसको और फर्दर डेलिब्रेट करने के लिए छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली इस आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज की कहानी चालू वहां से हुई थी जब जीएसटी लॉ में ये बोला गया था कि एक पैन पे जितने भी मल्टीपल जीएसटी आईएन होंगे, यानी कि आपका अगर एक पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हैं तो वो सारे एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और अगर आप उनको कोई भी सर्विसेज देते हैं, कोई भी गुड्स देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, तभी वो गुड्स वहां पे मूव कर पाएंगे या सर्विसेज उनको दी जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स आके खड़े हो गए थे कि जैसे हेड ऑफिस है, वहां पे केवल एम्प्लॉयज बैठते हैं और प्लांट ऑफिसर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो प्लांट के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए हेड ऑफिस बनाई गई है। तो क्या वहां पे एम्प्लॉय के वैल्यू का, एम्प्लॉय के कॉस्ट का क्रॉस चार्ज भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब उस क्वेश्चन को फर्दर अपेंड किया कोलंबिया एशिया की डबल एआर ने, फर्दर ट्रिपल एआर ने। उन्होंने बोला कि अगर एम्प्लॉई हॉस्पिटल के जा रहे हैं किसी दूसरे लोकेशन में, हेड ऑफिस के एम्प्लॉय अगर जा रहे हैं किसी दूसरे लोकेशन में, तो उस एम्प्लॉय की वैल्यू का भी क्रॉस चार्ज आपको करना पड़ेगा। ये रूलिंग आने के बाद इंडस्ट्री में मैसिव डिस्कशन चालू हो गए थे आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज को लेके। हर एक ऑडिट रिपोर्ट में हमने भी ये पॉइंट को बहुत ज्यादा डाला और बहुत ज्यादा उठाया, आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज। इशू ये था कोलंबिया एशिया के साथ कि जो डॉक्टर्स हेड ऑफिस से ट्रेवल कर रहे थे प्लांट दूसरे लोकल ऑफिस, लोकल हॉस्पिटल्स में, वहां पे उनका क्रॉस चार्ज तो हो जाता था पर क्रेडिट नहीं मिलता था। जहां पे क्रेडिट मिल जाता था वहां वैसे भी कोई चैलेंज नहीं था। जहां पे क्रेडिट मिल नहीं मिलता, वहां पे उनको वो कॉस्ट 18% का लेना पड़ता था। तो वो क्रॉस चार्ज को लेके एक चैलेंज आया। फाइनली ये मैटर काउंसिल मीटिंग में पहुंचा और इस पे डेलिब्रेशन हुए और कुछ उन्होंने क्लैरिटी देने की कोशिश करी है जो अपकमिंग सिनेरियोज में आपको सीए मन्नू काष्टीवाल समझाने वाले हैं। ओवर टू सीए मन्नू काष्टीवाल। थैंक यू भावेश। तो बेसिकली आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन गलौर था पूरे ट्रेडिंग काउंट्स के लिए, जैसे भावेश ने आपको एक्सप्लेन किया। सो इट्स बीन 6 years दैट जीएसटी हैज बीन ऑपरेशनल एंड स्टिल many entities where they are operating in टू 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 प्लस, मतलब दो से ज्यादा स्टेट्स में, वन से स्टेट में जहाँ पे उनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, वहां पर वो कैसे आईएसडी या क्रॉस चार्ज पे काम करे, वो कंफ्यूजन अभी भी है। रिसेंटली 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसके खिलाफ, इसके बारे में जिक्र हुआ, इसमें एक क्लैरिटी आई, और अभी रिसेंटली सर्कुलर 199 इशू हुआ था जिसमें इसके बारे में उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि वेदर एचओ कैन अवेल आईटीसी ऑफ कॉमन इनपुट्स एट्रीब्यूटेबल टू एचओ एंड बीओ और वन और मोर बीओ। बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस, एचओ मतलब हेड ऑफिस, एंड इशू अ क्रॉस चार्ज इनवॉइस टू द ब्रांच ऑफिसेज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द सेड बीओस would avail the ITC for the same, or is it mandatory to have a ISDA mechanism for distribution of such common inputs? तो पहले ये समझते हैं कि आज के डेट पे हो क्या रहा है। तो अब आईएसडी और क्रॉस चार्ज दो ऐसे कंपोनेंट है। आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, जो सेपरेटली लेना पड़ता है अगर आपका कोई कॉमन इनपुट सर्विसेज है, अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंगस्ट योर डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको ब्रांच ब्रांच बोलते हैं। या क्रॉस चार्ज बेसिकली क्या, वन टू वन इनवॉइसिंग कर सकते हैं सप्लायर और रिसिपिएंट एज गुड एज नॉर्मल सप्लाई, जहां पर वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे कितना क्रॉस चार्ज करना है, कितना बेसिकली आगे फॉरवर्ड करना है, वो इनपुट जो इसको इनपुट दूसरे ब्रांच को फॉरवर्ड करना है। तो आज के डेट में आईएसडी क्रॉस चार्ज दोनों ही चल रहे हैं अपने अपने मैकेनिज्म में। कोई आईएसडी यूज कर रहा है, कोई क्रॉस चार्ज यूज कर रहा है। बट अब जाके ये कंफ्यूजन था कि भाई अब इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा पिछले 6 सालों के लिए। तो डिपार्टमेंट ने ये बोला कि एचओ वुड हैव एन ऑप्शन टू डिस्ट्रीब्यूट सच आईटीसी आइदर थ्रू क्रॉस चार्ज और आईएसडी मैकेनिज्म। तो बेसिकली फॉर कॉमन इनपुट सर्विसेज, मान लो मैं एचओ में हूँ और मेरे कोई कॉमन इनपुट सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिट की सर्विस एचओ ने ली, वो ऑडिट की सर्विस ली, वो पैन इंडिया के लिए ली है, बट एक्चुअली में वो एट्रीब्यूटेबल टू बीओ भी है, एचओ भी है।
तो आज के डेट में अगर उसको फुल इनपुट मिलेगा एचओ को, या डिस्ट्रीब्यूट करके मिलेगा, क्योंकि मान लो 1 करोड़ की बिलिंग है, 1 करोड़ पे 18% टैक्स, मतलब 18 लाख रुपए हो गए, तो 18 लाख का इनपुट एचओ खुद पूरा ले सकता है, और आगे जाके वो क्रॉस चार्ज कर सकता है रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ब्रांच ऑफिसेस, या वो आईएसडी के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। फर्दर द प्रेजेंट प्रोविजंस डू नॉट मैंडेट द यूसेज ऑफ आईएसडी मैकेनिज्म। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि आज के प्रोविजन जो है जीएसटी में, दैट आर नॉट मैंडेटरीली सेइंग दैट आईएसडी मैकेनिज्म इज मैंडेटरी। सो बेसिकली मन्नू जी, आप ये यस बोलना भावेश। चाहते हैं कि देयर वाज लैक ऑफ क्लैरिटी in the industry whether to follow ISD or to follow cross charge, whether ISD is mandatory or यस whether cross charge is mandatory। तो वो उन्होंने क्लैरिफाई करा कि as on today the provisions are not very clear, the provisions are very clear that it is an option, बट इन फ्यूचर उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में बोला है कि हम आईएसडी को मैंडेटरी करेंगे। उसका रीजन हम आगे स्लाइड्स में आपको बताने वाले हैं। सो एज ऑन टुडे करेक्ट। कि अगर एचओ में कोई कॉमन सर्विसेज हैं, यू कैन आइदर फॉलो दिस मेथोडोलॉजी ऑफ आईएसडी। आप आईएसडी के थ्रू उसको अपनी मल्टीपल बाकी लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिसका उस थर्ड पार्टी सर्विस से रिलेशन है। दूसरा, आप क्रॉस चार्ज भी कर सकते हैं एचओ से इनवॉइस रेज करके। लेकिन ये वाला सिनेरियो है थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए। इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के लिए क्या होगा वो हम आगे समझेंगे मनु भाई। ये फर्स्ट सिनेरियो ओनली फॉर थर्ड पार्टी कॉमन इनपुट सर्विसेज के लिए है। जो थर्ड पार्टी का मतलब जो आपके थर्ड पार्टी सप्लायर होते हैं, और उनका मान लो आपका कॉमन इनपुट है पूरे एंटायर आपकी कंपनी के लिए, जिसमें बीओ भी है और एचओ भी है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिकली बीओ के लिए कोई एचओ ने सर्विस लिया हुआ है, और वो एचओ पेमेंट कर रहा है, तो वो सर्विस अपने नाम से इनवॉइस आ रहा है उसको, और फिर वो बीओ को ट्रांसफर कर रहा है। ये दोनों सिनारियो हो सकते हैं, पर वो थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए है। इसमें एक चीज याद रहे कि क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया है, क्लैरिफाई किया है कि उन्हीं बीओ को इनपुट मिलेगा जो बीओ के रेस्पेक्ट में वो सर्विस ली गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक सर्विस लेते हैं हम लोग मेंटेनेंस की, ये सिक्योरिटी सर्विस मान लेते हैं। अब सिक्योरिटी सर्विसेज वो लेता है, इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर एंटायर इंडिया, और हर बीओ में वो यूज होता है। ऐसा हो सकता है कि 2-3 बीओ ऐसा है कि जो जो खाली कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वहां पे ऐसा कोई हम लोग अकाउंटिंग सर्विसेज नहीं करते, या वहां पर सिक्योरिटी सर्विसेज का कोई यूसेज नहीं होता। उसके लिए वो आदमी अगर एचओ बीओ को इनपुट ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो वहां पर वो बीओ एट्रीब्यूटेबल नहीं है फॉर दैट रिस्पेक्टिव सर्विस, तो उसके लिए वहां पे वो क्रॉस चार्ज और या आईएसडी दोनों ही नहीं कर सकता। इन अ वे दिस इज अ बिल टू शिप टू मॉडल फॉर सर्विसेज, bill to यस, यू कैन से दैट। that branch office, wherein the HO will again invoice to the branch office in a cross-charge methodology, or branch office can avail the credit. Further, HO can also avail the credit because bill to ship to में bill to party can avail the credit. तो bill to HO ship to branch, then again HO से branch को एक invoice हो जाएगी। दोनों HO और branch दोनों अपनी अपनी respective credit लेने के लिए eligible रहेंगे in a way। करेक्ट, provided that the HO and BO both are attributable to that particular or underlying service which is involved here. सो इन दिस केस आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आईएसडी भी कर सकते हैं या क्रॉस चार्ज। आईएसडी करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, सेपरेट लेना। इन बोथ द अबव मैकेनिज्म आईएसडी क्रॉस चार्ज could be distributed or used only if the services are attributable to the concerned BOs. This is the first clarification only with respect of outside or third party common input services. सेकेंड, जो भावेश ने बताया, इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। अब पहले अपन समझते हैं कि इंटरनल जनरेटेड सर्विस होता क्या है। तो अब बेसिकली फॉर एग्जांपल, एचओ अपने इंटरनली जनरेट सर्विसेज को ट्रांसफर या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है बीओ को, उसका एक मिक्सचर हो सकता है। एक तो होगा थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर अपने एम्प्लॉयज का भी वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए हेड ऑफिस से ही एचआर की सर्विसेज ली जा रही है, अकाउंटिंग की सर्विसेज ली जा रही है, या फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी स्पेसिफिक सर्विस एम्प्लॉयज की है जो पैन इंडिया को कवर करता है, एचआर, सीएफओ या XYZ एम्प्लॉयज होते हैं जिसका पूरा का पूरा जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया में रहता है। तो अब उस चीज को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इन केस ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के लिए कि एचओ को क्या मैंडेटरीली इन्वॉइस करना चाहिए बीओ को। If yes, whether the cost of all components, including the salary cost of HO employees involved in the providing said services, has to be included in the computation of the value of services provided by HO to BO. और if yes, तो क्या कॉस्ट ऑफ जो HO के एम्प्लॉइज हैं, जैसे मैंने बताया, HO के HR हो सकते हैं, HO के अकाउंटिंग एम्प्लॉइज हो सकते हैं, CFO हो सकता है, CEO हो सकता है, उसका भी कॉस्ट क्या है उसको ट्रांसफर करना चाहिए।
तो इन केस वेयर फुल आईटीसी इज एलिजिबल, द वैल्यू declared on the invoice by HO to the said BO in respect of a supplier service shall be deemed to be the open market value. तो ये बहुत ही क्लियर कट फॉर्मूला है कि अगर रिसिपिएंट को फुल आईटीसी एलिजिबल होती है इन केस ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो रूल 28 एक्टिवेट हो जाता है। रूल 28 क्या बोलता है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो सप्लायर रिसिपिएंट को कोई भी वैल्यू पे, आई रिपीट, कोई भी वैल्यू पे इनवॉइस कर सकता है, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली डीम्ड हो जाएगी ओपन मार्केट वैल्यू। इंस्टेड वो 1 रुपया भी हो सकती है। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर एचओ बीओ को इनवॉइस कर रहा है तो कोई भी वैल्यू पे इनवॉइस कर सकता है और वो वैल्यू अनडिस्प्यूटेड होगी ओपन मार्केट वैल्यू। सेकंड, इनका ये भी था कि मान लो अगर एचओ बीओ को इनवॉइस करना नहीं चाहता इन सर्विसेज के लिए, तो वो नहीं चाहने की वजह से भी उसको नील वैल्यू माना जाएगा और वो भी ठीक है, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो इसका बट मतलब ये कहीं ना कहीं कि इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज में जो एम्प्लॉय का जो कॉस्ट है या एम्प्लॉय का जो पोर्शन है, सीबीआईसी उस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही। यस बट भावेश। दिस सिचुएशन जो मनु भाई बता रहे हैं कि अगर इनवॉइस नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ये उसी केस के लिए एप्लीकेबल है जहां पे फुल आईटीसी मिलता है। जहां पे फुल आईटीसी नहीं मिलता वहां पे चैलेंज है, वो हम समझेंगे। देखिए, फुल आईटीसी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इनवॉइस दिया, फर्स्ट लेवल पे आप उस आईटीसी को लेने के लिए अगर एलिजिबल हो, बाद में आपको कॉमन का रिवर्सल करना है, दैट इज ऑल सेपरेट थिंग। अगर आप फर्स्ट में उस क्रेडिट को लेने के लिए एलिजिबल हो तो आप फुल आईटीसी के हकदार हो। आपको अगर फुल आईटीसी मिलता है तो आपको रूल 28 का बेनिफिट मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव। तो इसीलिए वहां पे बोला कि अगर इंटरनली जनरेटेड सर्विस है, यानी कि एचओ ने कुछ बीओ के लिए कुछ किया, हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस के लिए कुछ किया, चाहे वहां पे एम्प्लॉय बिठा के रखे, वहां पे अकाउंटिंग करवाई, वहां पे ऑडिटिंग सर्विस ली, वॉट एवर। ऑडिटिंग सर्विस तो थर्ड पार्टी होगी, इंटरनली अकाउंटिंग कराई, इंटरनल ऑडिट खुद के एम्प्लॉय से करा ली, ऐसा कोई भी कॉमन सर्विसेज की जो कि इंटरनली जनरेट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसने ब्रांच को कोई सपोर्ट दिया, या आप समझ लीजिए एचओ ने ब्रांच को कोई सपोर्ट दिया, तो उस ब्रांच को सपोर्ट देने को इंटरनल जनरेटेड सर्विस माना जाएगा। और रूल 28 के हिसाब से अगर ब्रांच को फुल आईटीसी मिलता है तो आप उसका वैल्यू में शिफ्टिंग कर लो, उसको 1 रुपए भी ले लो, चाहे 1000 रुपए भी ले लो, चाहे एक्चुअल वैल्यू भी ले लो। इस सर्कुलर के बाद हमको दो क्लैरिटी और आती है। एक क्लैरिटी तो यह आती है कि जितने भी पैन इंडिया ट्रांजेक्शन्स हैं जहां पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन, रूल 28 वाले केसेस, जहां पे नॉट रिलेटेड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, जहां पे फुल आईटीसी मिलती है, वहां पे हम वैल्यूएशन को थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर एक जीएसटी आईएन हूं, मेरा दूसरे जीएसटी आईएन को मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, तो मैं 1 रुपए में भी कर सकता हूं, मैं 100 रुपए में भी कर सकता हूं, क्योंकि उसको फुल आईटीसी मिल रही है। दूसरा, अगर वहां पे फुल आईटीसी मिल रही है और मैं इनवॉइस करना भूल भी जाता हूं, स्पेशली फॉर द सर्विसेज, तो भी मुझे वो बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू को निल मान लिया जाएगा। सो ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी की ओर से आता हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें एक दो बातें मैं ऐड करूंगा भावेश। एक कंफ्यूजन रहेगा आगे जाके कि भाई कॉमन थर्ड पार्टी सर्विसेज क्या है और इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज क्या है। कॉमन थर्ड पार्टी सर्विसेज को अगर मैं बोलूँ तो वो हमेशा थर्ड पार्टी मतलब जो आउटसाइड वेंडर है उसके लिए है। इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के अंदर भी आउटसाइड थर्ड पार्टी कॉमन सर्विसेज और इंटरनल जनरेटेड सर्विसेज जो एचओ का होता है, दोनों मिक्सचर भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी कंपनीज में कि एचओ ईयर एंड में कैलकुलेट करता है कि भाई मैंने कितना इसको सर्विस दिया है एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफिस को, और वो 31 मार्च को एक जेवी एंट्री पास करने की कोशिश करता है। वो एक मिक्सचर रहता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने या हर सप्लाई बेसिस पे वो आगे क्रॉस चार्ज होते रहे या कैलकुलेशन होता रहे। फुल आईटीसी अगर है तो मामला बहुत ही सही है, एज भावेश हैज कंक्लूडेड कि फुल वैल्यू के हिसाब से आप नील भी करो तो भी ठीक है, जितना करो तो भी ठीक है। आगे देखते हैं। इन केस वेयर द फुल आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, अब क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ फुल आईटीसी अवेलेबल नहीं है किसी ब्रांच के पास में, मान लो वो एग्जाम सप्लाई कर रहा हो वो ब्रांच, या वो ब्रांच के कोई भी ऐसी सप्लाईज हो जो टैक्सेबल नहीं है, whether the cost of all components, including the salary cost of HO employees involving in providing the said services, has to be included in the computation of value of services provided by HO to BO। तो क्वेश्चन उन्होंने बस इतना सा फ्रेम किया है कि अगर किसी का फुल आईटीसी एलिजिबिलिटी नहीं आता तो जो एम्प्लॉय कंपोनेंट है ना वो देने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के अंदर दो तीन मिक्सचर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है थर्ड पार्टी का भी, जो एचओ प्रोवाइड कर रहा है अपने बीओ को, अपने एचओ के एम्प्लॉयज का कॉस्ट रिम्बर्स करवा रहा होगा, या मान लो कोई और कंपोनेंट। तो जो एम्प्लॉय कंपोनेंट है ना, अगर उसका उसको इनवॉइस करना है
फ्रॉम एचओ टू बीओ। पहला बात है, अगर फुल आईटीसी होगा तो इनवॉइस नहीं भी करेगा तो चलेगा, ये लास्ट टाइम हमने देखा। और अगर करता है तो कोई वैल्यू में भी कर सकता है। अगर फुल आईटीसी ना हो तो उन्होंने बोला एम्प्लॉय कॉस्ट slash salary cost is not mandatorily required to be included while computing the taxable value of suppliers or services। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय कॉस्ट को आपको इंक्लूड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज डीम्ड टू बी आउटसाइड द वैल्यूएशन इन दिस पर्टिकुलर सर्विस। तो यस भावेश। बेसिकली उन्होंने कोलंबिया एशिया की जो ट्रिपल एआर थी उसको इस सर्कुलर से साइड कर दिया। उन्होंने बोला कि क्रॉस चार्ज के लिए आपको एम्प्लॉय कॉस्ट सैलरी कॉस्ट लेने की जरूरत नहीं है। और इसका मेन रीजन जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी का एज अ होल होता है, ना कि एक पर्टिकुलर जीएसटी आइन का। ये जो जीएसटी आइन का कॉन्सेप्ट है, डिम डिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, ये जीएसटी लॉ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एम्प्लॉय को अगर मैं जॉब दे रहा हूं तो वो मेरा किसी भी स्टेट में काम है वो तो करेगा ही। सो एम्प्लॉय इज ऑलवेज टाइड अप विद द कंपनी पैन, नॉट द पर्टिकुलर जीएसटी आइन। सो उस रीजन से उन्होंने बोला कि उसका क्रॉस चार्ज में एडिशन लेने का जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन था, ट्रस्ट मी। इसके बाद कोलंबिया एशिया की जो रूलिंग थी, जो डिस्प्यूटेड रूलिंग थी, वो क्लोज हो गई, सेट असाइड हो गई। और इंडिया के हजारों केसेस क्लोज हो जाएंगे। सर एक बात इसमें जो ध्यान देने वाली है, जो मन्नू भाई बता रहे थे कि थर्ड पार्टी सर्विसेज जो हैं उनके लिए उन्होंने बोला कि आपको आईएसडी और क्रॉस चार्ज का ऑप्शन है। जो थर्ड पार्टी सर्विस है, जो आपने किसी सीए से ली, ऑडिटर से ली, या और कोई कॉमन सर्विसेज जो एचओ में ली, बिल टू करवाई, शिप टू ब्रांच को करी और ब्रांच को फिर इनवॉइस दिया, आप उसको आईएसडी भी कर सकते हो, क्रॉस चार्ज भी कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज है वो क्या होती है? वो थर्ड पार्टी सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होती है किसी अपनी खुद की सर्विस के साथ। तो इंटरनली जनरेटेड सर्विस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ओन लेबर विद द थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट्स। तो अगर मैं, उन्होंने फ्यूचर में बोला है कि हम क्रॉस चार्ज का ऑप्शन हटा देंगे, हम आईएसडी को मैंडेटरी कर देंगे। वो किस सोच पे बोल रहे हैं? वो ये सोच के बोल रहे हैं कि जब मैं एम्प्लॉय कॉस्ट का एलिमेंट का क्रॉस चार्ज करवा ही नहीं रहा हूं तो बचा क्या? बचा तो केवल थर्ड पार्टी सर्विसेज। थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए वो आईएसडी ऑप्शन दे ही रहे हैं, तो क्रॉस चार्ज की नीड ही क्या है? सो उसीलिए वो एक स्टैंडर्डाइज्ड आईएसडी का फॉर्मेट सबके लिए लाना चाहते हैं और उसी फॉर्मेट में वो आगे लॉ को ले जाना चाहते हैं। क्योंकि इंप्लॉय का क्रॉस चार्ज जब होगा नहीं तो उस फॉर्मूले के हिसाब से केवल थर्ड पार्टी प्रोक्योरमेंट ही बचेंगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आईएसडी से बहुत अच्छे से हो जाता है। सो वो उस अप्रोच से क्लैरिटी देना चाहते हैं। मनु भाई। तो इन शॉर्ट, अगर मैं भावेश की पॉइंट को एक फॉर्मूले में रखूं तो अगर इंटरनली डेबिटेड सर्विसेज का फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड पार्टी कॉस्ट प्लस इंटरनली एम्प्लॉयज का कॉस्ट। अगर तो इंटरनली एम्प्लॉयज का कॉस्ट अगर मान लीजिए कि इरेलीवेंट हो गया है इस स्लाइड से या इस क्लैरिफिकेशन से, तो बचता खाली थर्ड पार्टी का है। और थर्ड पार्टी के लिए गोइंग फॉरवर्ड आपको आईएसडी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपने काउंसिल मिनट्स में कि इसको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि गोइंग फॉरवर्ड आईएसडी विल बी मैंडेटरी। उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, बट वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, वो प्रोस्पेक्टिव होगा। तो अभी तक जो ऑप्शन थे अपने पास में, आईएसडी और क्रॉस चार्ज, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नंबर वन। और अगर फुल आईटीसी है बीओ का तो आप कितना भी इवेल्युएशन में कर सकते हो, नंबर टू। और अगर वो एम्प्लॉय कॉस्ट है तो अगर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। तो अब भावेश कुछ कुछ सिनेरियोज हैं जो अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या कैन यू टेक द सिनेरियोज? नॉट मच, बिकॉज लगभग चीजें अपन ने उसमें डिस्कस कर ली। पर ये समझने वाली बात है कि अगर एचओ ने कोई क्रॉस चार्ज किया हुआ एम्प्लॉय कॉस्ट को मिला के और एचओ को ऐसा फील होता है कि ब्रांच ऑफिस आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो एचओ सितंबर तक क्रेडिट नोट दे सकती है, नवंबर तक क्रेडिट नोट दे सकती है अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। और जहां उससे पहले फाइनेंशियल ईयर की बात है, विद इन टाइम ब्रांच ऑफिस रिफंड के लिए जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। फर्दर आगे से हमको एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, वो तो क्लैरिटी आई चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेक्स्ट स्लाइड, ये भी लगभग उसमें कवर हो चुका है। एक चीज भावेश मैं इस स्लाइड पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ कि लोगों को एक काफी कंफ्यूजन रहता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है और रिलेटेड पार्टी कौन होता है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी इनकम टैक्स में एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको आपस से एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि डिस्टिंक्ट पर्सन सेम पैन के अंदर होता है, रिलेटेड पर्सन दो डिफरेंट पैन के अंदर होता है इन जीएसटी। अब डिफरेंट पैन का मतलब है कि सब्सिडरी कंपनी और आपका पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोला जाएगा उसको, उसको रिलेटेड पार्टी बोला जाएगा।
माइंड यू कि आईएसडी और क्रॉस चार्ज ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, ना कि रिलेटेड पार्टी के लिए। रिलेटेड पार्टी हमेशा इंडिपेंडेंट पार्टी जैसे ट्रीट होती है वैसी ट्रीट होगी, उस पर देखिए आईएसडी क्रॉस चार्ज थोड़ा का कोई इसमें थॉट प्रोसेस है एप्लीकेशन कि नहीं है। रूल 28, शेड्यूल 1 और सेक्शन 15(4) ये प्रोविजन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड के लिए आइडेंटिकल है। ऑल्दो ये सर्कुलर क्लियरली बोलता है कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए है, बट उसका बेनिफिट आइडली रिलेटेड पर्सन को भी एक्सटेंड होना चाहिए अगर विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस हैं तो। बट ये सर्कुलर अभी उसमें केवल और केवल डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करता है। नेक्स्ट। तो ये चीज रिलेटेड पार्टी के लिए हाँ, लेकिन ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई एक नहीं करेगी ये सर्कुलर। जो एम्प्लॉय कॉस्ट वाला पोर्शन है, जो बेनिफिट गिवन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो केवल डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए है, वो रिलेटेड पर्सन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड पार्टी प्रोक्योर्ड सर्विसेज। थर्ड पार्टी प्रोक्योर्ड सर्विसेज में भी लगभग सिनेरियोज हमने कवर किए हुए हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें लगभग सिनेरियोज ऑलरेडी कवर्ड है मनु भाई, एज आई कैन सी इन द स्क्रीन। तो ऐसा कुछ नहीं है जो अपन ने यूजर्स को नहीं बताया, सो वी कैन टेक अप वे फॉरवर्ड। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। थर्ड थर्ड पार्टी प्रोक्योर्ड सर्विसेज में बेसिकली तीन सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो की हेड ऑफिस ने प्रोक्योर किया फॉर हिमसेल्फ इन बीओ बोथ या फॉर अ पर्टिकुलर बीओ, और बीओ फुल एलिजिबल है तो एनी वैल्यू। अगर बीओ फुल एलिजिबल नहीं है तो उसको मार्केट वैल्यू या 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ जो आपका वैल्यूएशन रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जहां पर एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, थर्ड पार्टी है, रिमाइंड मी। और थर्ड हो सकता है कि प्रपोर्शनेट बेसिस पे वो उसको क्रॉस चार्ज करेगा, क्योंकि कुछ अपने लिए रखेगा कुछ बाकी बीओ के लिए रखेगा, तो उस हिसाब से। अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब जैसे हमने समझा है कि भाई ये चीज 6 सालों से चलती आ रही है ये कंफ्यूजन, और जो भी हमने डिस्कस किया है कि एक एचओ अपने बीओ के लिए सर्विसेज प्रोक्योर करता है फॉर कॉमन गुड, फॉर कॉमन रनिंग ऑफ द बिजनेस, वो हर सिस्टम में या हर एमएनसीज या बड़ी कंपनियों में होता है ये। और इनफैक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है, बिकॉज कुछ कुछ सर्विसेज तो आपको हेड ऑफिस से ही लेना पड़ेगा। अब जाकर इसमें एक स्ट्रीमलाइन हुआ है, अब जाके इसमें क्लैरिफिकेशन आया है कि भाई हम लोग दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट एम्प्लॉय का तो अगर आज तक आपने कुछ नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब म्यूट पॉइंट था। और अभी क्योंकि डिपार्टमेंटल ऑडिट स्टार्ट हो रही है और बहुत सारे डिपार्टमेंटल ऑडिट के ऑब्जर्वेशन में भी ये कहीं ना कहीं पैरा उठ के आता है कि भाई आपने तो इसको कॉमन इनपुट उसका कोई इम्पैक्ट लिया ही नहीं, आपने पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया एचओ ने। ये तो आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, तो आप रिवर्स कीजिए। ये कुछ कुछ तरीके के ऑडिट पैरास भी आ रहे हैं। अब जाकर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट ये है एक इंडस्ट्री के लिए, ये पर्टिकुलर सर्कुलर। और आई थिंक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे केसेस रिजॉल्व हो जाएंगे इंटरनली। और जो लोगों ने आज तक क्रॉस चार्ज कर दिया था, अगर वो फुल्ली आईटी से एलिजिबल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर भी किसी का नुकसान हुआ है, अगर वहां रिफंड के लिए एलिजिबल है तो रिफंड के लिए वो ट्राई कर सकता है। यस भावेश। तो बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड आईएसडी ही फाइनल ऑप्शन होने वाला है। वो लॉ में प्रोविजंस में अमेंडमेंट करेंगे, काउंसिल मीटिंग में उन्होंने क्लियरली बोला है। सो इंडस्ट्री को आईएसडी की तैयारी रखनी चाहिए, धीरे धीरे क्रॉस चार्ज मेथोडोलॉजी को हटाना चाहिए, एम्प्लॉय कॉस्ट को उसमें से हटाना चाहिए, और इवेंचुअली उसको बंद करने की तैयारी रखनी चाहिए। कभी भी प्रोविजन अमेंड हो सकते हैं और नोटिफिकेशन आ सकता है। सो विद दिस वी वुड लाइक टू क्लोज। कोई भी क्लैरिफिकेशन हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट। Hope you find this video informative. Thank you so much. Thank you.